आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंचे और असम में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जोरदार स्वागत किया गया, भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति थी, आपको बता दें। और असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरांग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है और मेरे भगवान के पास जाकर मेरी आत्मा की आवाज़ वहाँ नहीं निकलेगी तो और कहाँ निकलेगी। यही मेरे मालिक हैं, उन्होंने कहा, यही मेरे पूजनीय हैं, यही मेरा रिमोट कंट्रोल है और कोई मेरा रिमोट कंट्रोल नहीं है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है, उन्होंने कहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल मेरा पहली बार असम आना हुआ। मैंने एक लाल किले से कहा था, चक्रधारी मोहन को याद किया था, श्री कृष्ण को याद किया था और मैंने भविष्य की सुरक्षा नीति में एक सुदर्शन चक्र की कल्पना को लोगों के सामने रखा है। मैं जानता हूं इनकी पूरी इकोसिस्टम आज टूट पड़ेगी मुझ पर कि मोदी फिर से रोना रोने लगा। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है और मेरे भगवान के पास जाकर के मेरे आत्मा की आवाज वहां नहीं निकलेगी तो कहां निकलेगी। यही मेरे मालिक है, यही मेरे पूजनीय है, यही मेरा रिमोट कंट्रोल है। मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल मेरा पहली बार आसाम आना हुआ है। मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर को जबरदस्त सफलता मिली। इसलिए आज मां कामाख्या की इस धरती पर आकर एक अलग ही पुण्य अनुभव हो रहा है और ये भी सोचने में सुहागा है कि इस क्षेत्र में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो आप सबके बीच जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और लाल किले से मैंने कहा था, चक्रधारी मोहन को याद किया था, श्री कृष्ण को याद किया था और मैंने भविष्य की सुरक्षा नीति में एक सुदर्शन चक्र की कल्पना को लोगों के सामने रखा है। साथियों, हमारा ये मंगलदोई तो वो स्थान है जहां संस्कृति की त्रिवेणी, इतिहास के गौरव और भविष्य की आशा, सबका संगम एक साथ होता है। ये क्षेत्र असम की पहचान का भी केंद्र बिंदु है। प्रेरणा और पराक्रम से भरी इस भूमि पर आप सभी जनता जनार्दन के दर्शन करने का सौभाग्य पाकर मैं धन्य हूं। एशिया कप 2025 का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भारत पाकिस्तान एक साथ मैच खेलेंगे। इसी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे लेकर कहा, एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर उन्होंने कहा है कि कोई भारतवासी पाकिस्तान और भारत के बीच मैच नहीं चाहता। जब अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं तो उसमें कई देश हिस्सा लेते हैं। आपको बता दें,
वहीं उन्होंने कहा कि अगर हमें विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है तो मजबूरी में ही हमें ऐसा करना पड़ेगा। इस पर सवाल उठाने वालों सपा, कांग्रेस, शिवसेना की बयानबाजी गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई भारतवासी मैच नहीं चाहता है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं जिसमें कई देश हिस्सा लेते हैं और अगर हमें विश्व प्रतियोगिता का हिस्सा बने रहना है तो उसमें मजबूरी में इसका हिस्सा जरूर बनना पड़ा है। लेकिन बहुत प्रसन्नता से पाकिस्तान के साथ देश नहीं खेलना चाहता है, लेकिन एक व्यवस्था बनी है कि विश्व कप होगा या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोई मैच होंगे उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान के बीच में कोई सीरीज सीधे नहीं होगी, ये सरकार ने फैसला लिया है और ये फैसला स्वागत योग्य है। और इसमें जो सवाल उठा रहे हैं वो स्वयं समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को अपने पार्टी में शामिल करने वाले, पाकिस्तान का गाना गाने वाले कांग्रेस वाले, शिवसेना जो ऑपरेशन सिंदूर के समय जिनका आचरण एकदम घटिया रहा, ये सब लोगों का जो बयानबाजी है वो गैर जिम्मेदाराना है। और जब देश की सरकार ने एक फैसला किया है कि अगर विश्व स्तरीय कोई प्रतियोगिता होगी, एशिया के स्तर की कोई प्रतियोगिता होगी, उसमें जो भी क्रिकेट खेलने वाले देश उसमें हिस्सा लेंगे और उसमें अगर खेलना पड़ेगा तो भारत खेलेगा। भारत पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहता, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है इसलिए। एशिया कप 2025 का आयोजन होने जा रहा है जिसमें भारत पाकिस्तान का मैच होगा। इसी को लेकर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए आपको बता दें उसी की पत्नी शुभम द्विवेदी की पत्नी हैं ऐश्वर्या द्विवेदी ने कहा कि मैच के बाद पाकिस्तान के पास एक बार फिर पैसा होगा। ये मैच का आयोजन उनका कहना है कि मैच का आयोजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वह एक बार फिर इससे उठ खड़ा होगा और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह हुए ठिकानों का पुनर्निर्माण होगा इस मैच के बाद। उन्होंने कहा शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी ने कहा कि यह उन 26 परिवारों, पहलगाम पीड़ितों की उन्होंने बात की है, उन 26 परिवारों पर पाकिस्तान की ओर से जो है यह अगर मैच खेला जाता है तो सबसे बड़ा तमाचा होगा। इस मैच के बाद सबसे बड़ी तस्वीर तो ये होगी कि पाकिस्तान के पास वापस पैसा होगा, पाकिस्तान वापस से खड़ा होगा, पाकिस्तान के उन जो ठिकाने हम ऑपरेशन सिंदूर के समय तोड़े गए थे वो वापस बनेंगे। सबसे बड़ा तस्वीर ये होगी और ये सबसे बड़ा तमाचा होगा उन 26 फैमिली को जो पाकिस्तान देगा कि लो तुमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, लो फिर से तुम लोग आ रहे, तुम्हारे लोग आके मैच खेले, हम वापस पावरफुल बन गए, हम वापस टेररिज्म खड़ा करेंगे और कल को फिर दूसरा पहलगाम करेंगे। ये होगा बदलाव। बदलाव ये थोड़ी हो सकता है, ये तो हमारे लोगों के अंदर है ही नहीं ना कि हम ये बदलाव लें कि हम पाकिस्तान को बॉयकॉट कर दें, पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलें। ये अगर कर रहे होते तो आज बीसीसीआई अग्री नहीं करती इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए। आज दुबई में बैठ के जो इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू होने वाला है, आज होने वाला है, वो नहीं हो रहा होता। बदलाव अगर लाना था ना तो बदलाव ये लाना था कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, हम एशिया वर्ल्ड कप में नहीं जुड़ेंगे अगर हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना पड़ा तो। ये बदलाव होना चाहिए था, लेकिन बदलाव दूसरा होगा, फिर से अटैक होगा, फिर से रेवेन्यू बनेगा पाकिस्तान का, फिर उन्हें पैसे मिलेंगे और फिर कल पाकिस्तान वैसे ही मजबूत खड़ा होगा जैसे खड़ा था वो। जिस तरह से आप लोगों के द्वारा लगातार आप लोगों से अपील करी जा रही है, लोगों से बात करी जा रही है, कहीं ना कहीं एक मॉरल सपोर्ट जो पब्लिक का होना चाहिए वो आप लोगों के साथ अब कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस मैच को लेकर जो जनता का रुख होगा, आम लोगों का, उनका क्या? जनता को लग रहा है ना कि आज हमारी फैमिली से गया है, कल उनकी फैमिली से भी जा सकता है। ये जनता समझ पा रही है, लेकिन बीसीसीआई नहीं समझ पा रही, इंडियन क्रिकेटर्स नहीं समझ पा रहे ये चीज। यह एक आम आदमी, एक आम नागरिक समझ पा रहा है कि आज इस फैमिली के साथ हुआ, आज उन 26 फैमिली ने अपने घर वाले खोए हैं, अपने घर वालों, उनके घर वाले शहीद हुए हैं, कल को हमारे घर में भी होगा, कल को फिर दूसरा पहलगाम होगा। वो समझ रहे हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं, वो उस तरफ खड़े हैं जिस तरफ इंडिया पाकिस्तान को बॉयकॉट किया जा रहा है, जिस तरफ इंडिया पाकिस्तान का मैच बॉयकॉट किया जा रहा है, आज वो उस तरफ खड़े हैं। क्या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है? एक जनता को समझ में आ रहा है, वो इस चीज से बिल्कुल वाकिफ है कि कल को फिर पाकिस्तान का एक ही मुद्दा है, पाकिस्तान के पास एक ही काम है, पैसे आए तो टेररिज्म बढ़ाओ, पैसे आए तो और टेररिज्म। उनके पास और है क्या वहां पे? पाकिस्तान में ना एजुकेशन है, पाकिस्तान में ना कुछ नहीं है,
टूरिज्म कुछ भी नहीं, वो उनके पैसा जाता कहाँ है? उनका पैसा मात्र टेररिज्म में जाता है। जब उनका सारा पैसा वहीं जाना है, और आप इस चीज से पूरी तरीके से वाकिफ हैं कि ये जितना भी पैसा आज बनेगा, पता नहीं कितने करोड़, वो सब वहीं जाएगा। हमारा देश 140 करोड़ जनता ये समझ रही है। आप क्या आंखें बंद है? आप खत्म हो चुका है दिमाग, या आपको सिर्फ पैसा दिख रहा है? आपको लगता है कि जो शुभम शहीद शुभम को सच्ची श्रद्धांजलि होती अगर ये मैच पोस्टपोन या रद्द हो जाता पूरी तरीके से? देखिए, जो लोग ना इस देश के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं, बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेटर्स, इनसे मुझे श्रद्धांजलि की उम्मीद भी नहीं है। इनसे मुझे जीरो उम्मीद है कि ये श्रद्धांजलि देंगे भी। जिनकी आंख का पानी मर चुका है कि उन्हीं के भाई इस देश में एक हिंदू होने की वजह से मारे गए हैं, एक हिंदू होने की वजह से उनको यहां पे बंदूक रख के उन पाकिस्तानियों ने मारा है गोली। क्या बोल के कि कलमा पढ़ो, ये बोल के मारा गया था, ये बोल के गए हैं वो लोग। उस देश से आप लड़ने जा रहे हो, आपसे तो मैं उम्मीद ही नहीं कर रही कि आप कहीं से भी श्रद्धांजलि दोगे। श्रद्धांजलि की उम्मीद मैं उन 140 करोड़ देशवासियों से कर रही हूं कि आज व्यूअरशिप ना देके, बॉयकॉट करके आप सही श्रद्धांजलि दीजिए। आपसे मुझे उम्मीद है, इनसे उम्मीद नहीं है। इनको आपने ही बनाया है, आप ही खड़े होके इनके खिलाफ बोल सकते हैं, आप ही इनके खिलाफ बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच कर सकते हैं। आप सबसे उम्मीद है मुझे। और अगर किसी को भी, एक भी नागरिक को सही मायने में श्रद्धांजलि देनी है उन 26 शहीदों को, तो बॉयकॉट करिए आज का मैच, बॉयकॉट करिए इंडिया पाकिस्तान का मैच। शिवसेना नेता शाइना एमसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से विकास हो, कैसे विकास हो, इसका हमेशा उनका लक्ष्य रहता है। शिवसेना नेता शाइना एमसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए की सरकार हमेशा विकासशील कामों पर ध्यान केंद्रित रखती है। ऐसा पहली बार है कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसे 85-100 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी जी और एनडीए की सरकार हमेशा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करते आ रही है, लेकिन ये पहली बार है अनरेस्ट के बाद जहां नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में ऐसे प्रोजेक्ट्स अनवेल किए जाएंगे। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स 8,500 करोड़ के, और इसमें 7,300 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स है चुरांजनपुर में है और 1,200 करोड़ इम्फाल में। ये सभी एरियाज बहुत ही कठिन है क्योंकि उनका टोपोग्राफी ऐसा है, हिलॉक्स, और कैसे इसको असिमिलेट किया जाए ताकि मेन स्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिले, यही है लक्ष्य प्रधानमंत्री का और एनडीए की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही बिहार आने वाले हैं। इसी को लेकर बिहार प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं एक बड़ी सौगात देते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के पास विकास पर बात करने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। विपक्ष के नेता का मतलब है कि किसी नीति पर बात करना, बिहार के भविष्य की बात करना। देखिए, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सबका साथ सबका विकास का नारा है वो हमारा इस देश का सबसे बड़ा मिशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं तो बिहार के लिए बड़ी सौगात लेकर आते हैं। देखिए, विपक्ष के नेता के पास बेरोजगारी आ गया है और विपक्ष के नेता के पास कोई विकास के मुद्दे पर बात करने के लिए अब मुद्दा नहीं रह गया है, और यही कारण है कि वो रोज कोई रोड छाप मुद्दा ढूंढते रहते हैं। रोड पर कौन हल्ला किया, रोड पर क्या आंदोलन हुआ, इनके पास कोई, मैंने कहा ना, विपक्ष के नेता का मतलब है कि किसी पॉलिसी पर बात करना। विपक्ष के नेता का मतलब है कि बिहार के भविष्य की बात करना। अब रोड पर कौन चिल्ला रहा है, कौन दौड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये काम विपक्ष के नेता का है। विपक्ष का नेता का मतलब है कि पॉलिसी पर बात करना, आगे के 20 साल के विजन पर बात करना, उनको ये सब करना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का आज मैच है सर, विपक्ष कह रहा है कि एक तरफ आतंकी हमला हुआ और अब ये मैच हो रहा है, क्यों जरूरी था ये करना? मैंने कहा ना कि नफरत और सियासत एक साथ नहीं चल सकता, और सबका साथ सबका विकास मोदी जी का जो नारा है वो इस देश का सबसे बड़ा जो है हमारा मिशन है। कल पीएम आ रहे हैं पूर्णिया में, क्या कहिएगा? प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं बिहार के लिए बड़ा सौगात लेकर आते हैं,
और कल भी 45-46 हजार करोड़ का सौगात, चाहे वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट में हो, कोसी मेची लिंक का हो मामला, रेल का हो, वंदे भारत ट्रेन हो, अमृत भारत ट्रेन हो, एसटीपी और जो नाली का जो ये पानी निकासी का मामला हो, तो प्रधानमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, 2 डबल इंजन की सरकार बिहार को विकसित बिहार के सपना। आज हिंदी दिवस है, इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस को लेकर कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की सशक्त माध्यम रही हैं। हिंदी दिवस 2025 पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर कहा। हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारत मूलतः भाषा प्रधान देश है। हमारी भाषाएं सदियों से संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की सशक्त माध्यम रही हैं। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना भारत मूलतः भाषा प्रधान देश है। हमारी भाषाएं सदियों से संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की सशक्त माध्यम रही है। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बीहड़ जंगलों और गांव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहना और एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखाया है। मिलकर चलो, मिलकर सोचो, मिलकर बोलो, यही हमारी भाषाई सांस्कृतिक चेतना का मूल मंत्र रहा है। भारत की भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने हर वर्ग और समुदाय को अभिव्यक्ति का अवसर दिया। पूर्वोत्तर में बिहू का गान, तमिलनाडु में ओवियालू की आवाज, पंजाब में लोहड़ी के गीत, बिहार में विद्यापति की पदावली, बंगाल में बाउल संत के भजन, कजरी गीत, भिखारी ठाकुर की विदेशियां, इन सब ने हमारी संस्कृति को जीवन और लोक कल्याणकारी बनाया है। मेरा स्पष्ट मानना है कि भाषाएं एक दूसरे की सहचर बनकर एकता के सूत्र में बंधकर आगे बढ़ रही है। संत तिरुवल्लुवर को जितनी भावुकता से दक्षिण में गाया जाता है, उतनी ही रुचि से उत्तर में पढ़ा जाता है। कृष्णदेवराय जितने लोकप्रिय दक्षिण में हुए, उतने ही उत्तर में भी हुए। सुब्रमण्यम भारती की राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रचनाएं हर क्षेत्र के युवाओं में राष्ट्र प्रेम को प्रबल बनाती है। गोस्वामी तुलसीदास को हरेक देशवासी पूछता है। संत कबीर के दोहे तमिल, कन्नड़ और मलयालम अनुवादों में भी पाए जाते हैं। सूरदास की पदावली दक्षिण भारत के मंदिरों और संगीत परंपराओं में आज भी प्रचलित है। श्रीमंत शंकरदेव, महापुरुष माधवदेव को हर एक। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।